लोगों को 2007 साल में क्यों लड़ना पड़ा? इसलिए लड़ना पड़ा कि राणाशाही एक पारिवारिक निरंकुश शासन था। लोगों का, नागरिकों का नागरिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबई का लागी बैंक। तो इसलिए लोगों ने उन शासन के विरुद्ध लड़ा और परिवर्तन किया। फिर हमने निरंकुश पंचायत व्यवस्था था, उसके खिलाफ लड़ा। क्यों लड़ा? कि वहाँ लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता नहीं थी, जनता के अधिकार को अपहरण किया गया था और देश निर्माण के कार्य भी आगे नहीं बढ़ा। इसलिए लोगों ने लड़ा। फिर 46 साल में संघर्ष हुई, 62-63 की आंदोलन हुई और राजशाही के खिलाफ गणतंत्र के लिए लड़ा। लेकिन अभी का लड़ाई क्यों लड़ा जाए? अभी जो जेएनजी आंदोलन करते हैं, ये क्यों लड़ा? ये इसलिए लड़ना पड़ा उन लोगों को कि कांग्रेस कम्युनिस्टों का शासन बहुदलीय व्यवस्था स्थापना के बाद 35-36 वर्ष तक रहा। इन 35-36 वर्षों में कांग्रेस कम्युनिस्टों ने मुल्क को क्या दिया? लोगों ने तो लड़के संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र का स्थापना किया, लोकतंत्र की बहाली हुई। लेकिन कांग्रेस कम्युनिस्टों का इन 35 साल के शासन में देश को क्या दिया? आर्थिक रूप से नेपाल दरिद्र से और दरिद्र हो गया। वैदेशिक ऋण नेपाल के ऊपर काफी बढ़ गया। सारे रहा इन लोगों का असफलता। फिर कुछ काम हुए। क्या हुआ इन 35 सालों में? इन लोगों ने राजनीतिक अस्थिरता दी। सत्ता के खेल में कभी 6 महीना, कभी 3 महीना, कभी 1 साल, कभी 2 साल में सरकार बदलते हैं। अगर हम पिछले 10 साल का ही लेते हैं तो 10 साल में 11 बार सरकार बदली। कोई कहे जो हम तो 5 बार प्रधानमंत्री बने, कोई कहते हैं 4 बार बने, कोई कहते हैं 3 बार बने, कोई कहते हैं कि ज्योतिष ने 7 बार कहा है। बार तो प्रधानमंत्री बने, लेकिन काम क्या किए? देश को बर्बाद करने का काम। एक भी काम बताइए ठोस कार्य जो सरकार ने किया हो कांग्रेस कम्युनिस्टों के पास। युवाओं को शिक्षा और रोजगारी तो नहीं दे सका। बेहतर शिक्षा और रोजगारी के अभाव में आज 70 लाख से ज्यादा लोग बाहर में। हाँ, मुल्क में एक चीज विकास हुआ है, भ्रष्टाचार का। कभी सोन कांड, कभी ओमनी कांड यानी वाइल्ड बॉडी कांड, तो कभी केरामेक्स कांड, तो कभी भूटानी शरणार्थी कांड, तो कभी ललिता निवास कांड, तो कभी ट्रस्ट कांड। इस तरह के भ्रष्टाचार का कांड ही कांड उपहार में 35 वर्ष से शासन में। इससे लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है और युवा लोग अपना आक्रोश सोशल मीडिया, सामाजिक संजाल के थ्रू रख रहे थे। सरकार ने देखा कि भाई बड़ी बदनामी हो रही, इसे बंद कर दो, उससे और आक्रोश हो रही।
और यह विद्रोह हुआ। और जो 2/3 की सरकार थी, दिन गिन रहा, इसको आलो पालो, पालो आलो पालो, ये आलो पालो गयो खोला, ये धराशायी हो गई। और अब मुल्क अभी भी अन्योल और अनिश्चितता में है। अभी भी कहाँ इसका गंतव्य क्या होगा, इसका कोई अता पता नहीं। अभी कांग्रेस कम्युनिस्टों की कुशासन का तत्काल के लिए तो धराशायी हुआ, एक अंतरिम सरकार बनी है। हम जानते हैं कि यह सरकार संविधान के अनुकूल नहीं है, संसद का विघटन भी संविधान के अनुकूल नहीं है। फिर ये कैसे किया गया, तो इसका एक सिद्धांत होता है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, यानी आवश्यकता के सिद्धांत के आधार पर बनी। और इस सरकार का 6 महीने का अवधि है और निर्वाचन कराने का दायित्व है, यानी चुनाव करवाने का दायित्व लेके ये सरकार है। 1 महीना से तो ज्यादा बीत चुका, लेकिन आज तक सरकार ने, जो अभी सरकार बनी है, किसी भी राजनीतिक दल से संवाद तक करने की स्थिति में नहीं है। बिना राजनीतिक दल से संवाद किए हुए, बिना राजनीतिक दलों को निर्वाचन के लिए तैयार किए हुए कैसे चुनाव होगा? अगर राजनीतिक दल भाग ना ले तो चुनाव संभव नहीं है। अगर हो भी जाए जबरदस्ती, तो वही राजा ज्ञानेंद्र का चुनाव से बढ़कर नहीं होगा। इसलिए अभी तक चुनाव की कोई वातावरण नहीं है। लोगों के पास अस्थिरता, दुविधा, अनिश्चितता और भय का मानसिकता अभी भी है। जहां भी जाते हैं सब लोग पूछते हैं कि चुनाव होगा, सबके शंका है कि चुनाव होना शायद ना हो चुनाव। इसलिए अभी तत्काल जो सरकार बनी है, इनका दायित्व है कि तत्काल राजनीतिक पार्टियों से बात करें, उनसे सहकार्य करें, सहयोग लें और चुनाव का वातावरण बनाए, तभी चुनाव संभव है। राजनीतिक दलों को उपेक्षा करके तो नहीं होने वाला चुनाव, और चुनाव राजनीतिक दल के बिना परिणाम मुखी तो नहीं होगा। तो इसलिए राजनीतिक दलों को सबसे पहले ये राजनीतिक दल को बात करें, और मुल्क की हालत अभी सामान्य नहीं है, अभी भी मुल्क का हालत असामान्य ही है, इसको सामान्य बनाएं, चुनाव हो और फिर वही पार्टी सरकार में आवे, फिर वही दिन वही रात हो, तो फिर इसका क्या अर्थ होता है? इसलिए अब जरूरी है, जो हम लोगों ने उठाते आए हैं, संविधान पुनर्लेखन का सवाल। अब संविधान पुनर्लेखन की जरूरी है। अगर यह संविधान सभी समुदायों के लिए, सभी पक्षों के लिए, सभी जनताओं के लिए अगर स्वीकार्य करने वाला संविधान होता, सबको कहता कि इसका स्वामित्व लेता, या सबके लिए अगर संविधान बना हुआ होता, तो आज संवैधानिक संकट इतना नहीं होता। और अभी निर्वाचन
आवश्यक है कि निर्वाचन से पहले या तो संविधान संशोधन करें। संविधान संशोधन करने के लिए भी राजनीतिक दलों के बीच में, राजनीतिक शक्तियों के बीच में समझदारी होनी चाहिए। जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण। हमारे यहाँ अगर मधेश की बात करेंगे तो मधेश की जनसंख्या अभी 78 की जनगणना में 54% दिखाया है, लेकिन वास्तविक जनसंख्या जो अन्य स्रोतों से जानकारी में है वह करीब करीब 60% जनसंख्या तराई मधेश का हो गया। लेकिन संसद में उपस्थिति आधा भी नहीं, और राष्ट्रीय सभा में मधेसी समुदाय जो बहुत बड़ी जनसंख्या है उनका उपस्थिति, राष्ट्रीय सभा भी संसद है ना, दोनों मिला के संसद होता है, वहां 10% उपस्थिति मात्र है, केवल 10%, 5 आदमी 6 आदमी मधेश से ज्यादा नहीं होता। आज जिनकी जनसंख्या बहुत कम है उनका उपस्थिति काफी, और मधेश का 10% राष्ट्रीय सभा में भी तो 60% होना चाहिए के लोगों को लेकर के सरकार बनावे और संसद का काम कानून बनाना, बजट पास करना, सरकार के नियंत्रण में, सरकार में जाना नहीं। उसी तरह प्रदेश में भी जब तक यह संसद में से सरकार बनाने वाली बात होती है तो वहां संसद खरीद बिक्री भी होता है, अनेक धंधा भी होता है, देखिए भी है आप लोग। तो उस धंधे में उलझाया कांग्रेस ने देश को 35 साल से, कभी स्थिरता नहीं रही। रात में संसद गिनते हैं तो सुबह में कहाँ होता है, घटता है कि बढ़ता है, फिर दिन में गिनते हैं संसद तो पता नहीं रात में कौन किधर जाता है। इस तरह के हालात देश में किसने दिया? कांग्रेस कम्युनिस्ट। ये हालत में कभी नहीं होगा। फिर क्या होता है, देश बनाने के लिए सक्षम नेतृत्व होता है। जो 8 क्लास फेल है वो अर्थमंत्री होता है, जिसको कानून का कभी नहीं मालूम है वो कानून मंत्री होता है, जिसको कृषि का कुछ भी मना नहीं वो कृषि मंत्री होता है, जिसको एक चाय दुकान चलाने का ज्ञान नहीं है वो उद्योग मंत्री होता है। तो कैसे देश बने? जिसको परराष्ट्र मामला में कोई जानकारी नहीं वो परराष्ट्र मंत्री होता है, तो देश तो बर्बाद ही होगा। इसलिए यह प्रणाली में परिवर्तन, राजनीतिक प्रणाली में खास करके जो है यह संविधान संशोधन करके किया गया। किसी ने अभी हम लोगों का नीति कार्यकाल जनता द्वारा निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपति हो। आजकल कुछ राजा के पक्षधर लोग भी ये उठा रहे हैं कि निर्वाचित जनता द्वारा सीधे निर्वाचित प्रधानमंत्री हो। तो प्रधानमंत्री सरकार बड़ा चालाकी से बात उठ रहा है। अगर जनता द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री होगा तो सरकार प्रमुख होगा, राष्ट्र प्रमुख कौन होगा? राष्ट्र प्रमुख के रूप में फिर एक तानाशाह को लाना पड़ेगा, ये नहीं होगा। राष्ट्रपति केंद्र। दूसरी चीज है निर्वाचन प्रणाली को बदलना पड़ेगा। देश में अगर भ्रष्टाचार का अंत करना हो तो भ्रष्ट चुनाव प्रणाली को भी तो अंत करना पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा। एक गांव के चुनाव में, एक वार्ड के चुनाव में जहां लाखों खर्च करना पड़े, संसद के चुनाव में करोड़ों खर्च करना पड़े, तो वहां भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? इसलिए यह निर्वाचन प्रणाली जो ये
खिचड़ी प्रणाली, इसको अंत करके ऐसी निर्वाचन प्रणाली लाया जाए जहां ना उम्मीदवार को एक पैसा खर्च करना पड़े, ना पार्टी को खर्चा करना पड़े। ऐसी चुनाव प्रणाली दुनिया के करीब करीब 71 देशों में है, जहां कोई पार्टी भी एक पैसा खर्चा नहीं करती, ना उम्मीदवार को खर्चा करना पड़ता है। इसमें 6 मध्य प्रदेश सिर्फ 8 जिला का नहीं है। मध्य मेची से महाकाली है। राज्य पुनर्संरचना आयोग ने भी नारायणी से पूर्व एक और पश्चिम एक प्रदेश बनाने की सिफारिश किया था, लेकिन यह संरचना संहिता का क्या है, राजा महेंद्र का अंचल की संरचना जैसा है। जैसे मेची अंचल बनाया चाइना के बॉर्डर से इंडिया बॉर्डर, कोसी अंचल बनाया चाइना के बॉर्डर से यहाँ बॉर्डर, सगरमाथा अंचल बनाया चाइना के बॉर्डर से इंडिया बॉर्डर, इस तरह से कई अंचल बनाए। ऐसा क्यों किया गया? ये ऐसा इसलिए किया गया कि जो ये तराई के जो मधेश के लोग मधेसी रहते हैं, इनका राजतंत्र में अपना नहीं माना, इसको शंका से देखा और इनके ऊपर शासन निरंतर कायम रखने के लिए भी अंचल को उत्तर दक्षिण बनाया।